दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि हम आज की क्लास में करने क्या वाले हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, परिस्थिति, इनके हम टॉपिक को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। करंट अफेयर्स के जो डेली के जो टॉपिक होते हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा जो रेगुलर करंट अफेयर्स का क्विज होता है वो रोज सुबह 6 बजे रहता है, तो प्लीज उन वीडियो को भी देखना ना भूलिए। चलिए तो देख लेते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में कि 4 दिसंबर के दिन क्या प्रमुख राष्ट्रीय घटनाएं हुई थी, उनको देखते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1916, ये 1916 का जो अधिनियम है भारतीय मानक ब्यूरो, ये चर्चा में क्यों रहा ये हम देखेंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दोपहिया चालकों हेतु सुरक्षात्मक हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के अनुसार अनिवार्य प्रमाणन के दायरे में लाने के लिए एक मसौदा तैयार कर रहा है, इसकी अधिसूचना तैयारी की है। तो भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 के अंदर एक नया चेंजेस करने की बात कर रही है यहाँ पे सरकार के जो हेलमेट सुरक्षात्मक रखा गया है, मतलब हेलमेट को चालकों की सुरक्षात्मक के लिए कंपलसरी करने की बात यहाँ पे कर दी गई है। इससे भारत में दोपहिया वाहनों के लिए केवल BIS प्रमाणित हेलमेट का ही निर्माण और बिक्री किया जा सकेगा, जिससे दोपहिया वाहन चालक जो है हेलमेट की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकेगी और साथ ही साथ इसके साथ ही सड़क सुरक्षा परिदृश्य भी अपेक्षा के अनुरूप हो जाएगा। इसके अलावा यह दोपहिया वाहनों से जुड़ी जानलेवा चोटों या जख्म को कम करने में भी मददगार साबित होगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, ये देख लेते हैं ये चर्चा में क्यों रही। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान, जो कि अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की प्रगति पर समीक्षा की थी। 4 और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों जैसे कि जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड, तो ये 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे हैं यहाँ पे। पहले जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड की अपेक्षित तकनीकी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के लिए मौजूद 20 राज्यों केंद्रों के साथ इन 4 राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश भी बोल सकते हैं को शामिल करने के लिए यहाँ पे रखा गया है। तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं, सॉरी, यहाँ पे 4 राज्य हैं यहाँ पर। तो इन 4 राज्यों को पहले से मौजूद जो 20 राज्य थे उनको यहाँ पे शामिल करने की यहाँ पे बात करी गई है। अब जिसमें जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड, उत्तराखंड राज्यों को भी शामिल करने से आज से 1 अगस्त, ये मंत्री जी बोल रहे थे उस समय इसलिए मैंने 1 अगस्त लिखा है, 1 अगस्त 2020 से कुल 24 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत जोड़ा जा चुका है। इसके साथ ही लगभग 65 करोड़, लगभग 80% कुल NFSA जनसंख्या इन राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी के माध्यम से कहीं भी खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम होगी। आप कहीं के भी नागरिक हों, किसी भी स्टेट के हों, आप कहीं से भी जाकर अपना जो राशन है वो ले सकते हैं। शेष केंद्र शासित राज्यों प्रदेशों को मार्च 2021 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी में एकीकृत करने के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है। डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम DILMRP, डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि 23 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर दिया गया, डिजिटाइजेशन कर दिया गया है। मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम जो है, इसके तहत 90% से अधिक राज्यों में भूमि पंजीकरण, भूकर संबंधी नक्शों और भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण का काम पूरा हो चुका है। मंत्रालय में सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक पुस्तिका जारी करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्रालय द्वारा भूमि रिकॉर्ड से संबंधित आंकड़ों के डिजिटलकरण का विवरण भी साझा किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पुस्तिका जारी करते हुए कहा कि एक अच्छी भूमि रिकॉर्ड प्रणाली किसी भी सुव्यवस्थित और प्रगतिशील समाज के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि भारत में वर्षों से त्रुटि रहित
छेड़छाड़ मुक्त और सुलभ भूमि रिकॉर्ड का महत्व केंद्र में रहा है। लिपू लेक क्या है, ये चर्चा में क्यों रहा है, इसके बारे में जान लेते हैं। लिपू लेक लद्दाख में चीन भले ही सैनिकों को पीछे हटाने की बात कर रहा है, लेकिन उसने लिपू लेक इलाके में LAC लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल के पार अपने 1000 सैनिक तैनात किए। लिपू लेक इलाका भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं को मिलाने वाली जगह है, जो पिछले दिनों में काफी चर्चा में रही। हालांकि भारत ने भी उतने ही जवान अपने इस क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं। लिपू लेक के बारे में जान लेते हैं क्या है। लिपू लेक पास वही इलाका है जहां से भारत ने मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया रूट बनाया है। यह पिछले दिनों तब चर्चा में आया जब नेपाल ने यहां भारत की बनाई 80 किलोमीटर की सड़क पर ऐतराज जताया था। फिर नेपाल ने अपने यहाँ नया नक्शा पास कर विवाद बढ़ा दिया, जिसमें काला पानी, जिसमें लिपू लेक भी शामिल था, और उसको अपना हिस्सा बताया था। तो यहाँ पे ये फेमस इसलिए रहा भाई कि नेपाल ने एक नक्शा बनाया था जिसमें लिपू लेक, काला पानी को अपने देश का हिस्सा बताया। फिलहाल भारत चीन के जितने ही सैनिकों को तैनात करके नेपाल पर भी पूरी तरह से नजर रखे हुए है लिपू लेक के लिए। चलिए आगे बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में, देखते हैं क्या है। दक्षिण चीन सागर के बारे में देख लेते हैं क्या है, ये चर्चा में क्यों है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब मलेशिया ने भी साउथ चाइना सी पर चीन के कथित दावे को खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में मलेशिया के स्थायी कमीशन ने 29 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भेजे गए एक नोट में चीन के दावे को खारिज कर दिया। इस नोट में मलेशिया ने कहा कि पूर्वी सागर, जिसे दक्षिण चीन सागर भी कहा जाता है, में समुद्री सुविधाओं के लिए चीन के दावे का अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कोई अधिकार नहीं है। मलेशिया की सरकार ने चीन के ऐतिहासिक संप्रभु एवं कानूनी अधिकार क्षेत्र के दावे को भी खारिज कर दिया। दक्षिण चीन सागर के बारे में देख लेते हैं। दक्षिण चीन सागर एक सीमांत सागर है जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है, जिसमें कारीमाता और मलक्का क्षेत्र से संबंधित है, जो ताइवान के स्ट्रेट से अधिक वर्ग किलोमीटर, लगभग 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। समुद्र अत्यंत सामरिक महत्व रखता है। दुनिया का 1/3 शिपिंग हर साल $3 ट्रिलियन से अधिक व्यापार इसी क्षेत्र से करता है। इसमें आकर्षित मछलियां शामिल हैं, जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में लाखों लोगों के खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। माना जाता है इसके सी बेड के नीचे विशाल तेल और गैस भंडारण है, जो इसे आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण बनाती है। चीन का 80% ऊर्जा आयात, चीन का कुल व्यापार का 39.5% दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है। क्या है दक्षिण चीन सागर का विवाद, ये भी देख लेते हैं। दक्षिण चीन सागर विवाद क्षेत्र में भीतर कई संप्रभु राज्यों के बीच द्वीप समुद्री दावे शामिल हैं, जैसे कि ब्रुनोई, रिपब्लिक पीपल्स ऑफ चाइना, ROC, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम शामिल हैं। झगड़े क्या है ये देख लेते हैं हम एक एक करके। चीन गणराज्य द्वारा दावा किया गया कि नो डैश लाइन क्षेत्र, बाद में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC, जो दक्षिण चीन सागर के अधिकांश भाग को कवर करता है, और ब्रुनोई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम के विशेष आर्थिक क्षेत्र के दावे के साथ ओवरलैप करता है। PRC, जिसको बोला जाएगा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान, वियतनाम के बीच वियतनामी तट के साथ समुद्री सीमा विवाद, ये भी है। PRC मलेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस, ताइवान के बीच ब्रुनोई की समुद्री दिशा सीमा विवाद भी है। दक्षिण चीन सागर में दक्षिण द्वीप, रीफ्स, बैंक ऑफ सॉल्ट, पैरासेल द्वीप समूह, ये भी सारे जो है झगड़े हैं यहाँ पर। मैक्सफील्ड क्षेत्र, स्कारबोरो शोल, PRC, ताइवान, वियतनाम के बीच स्प्रेटली द्वीप समूह भी इस झगड़े में शामिल है। चलिए आगे बात करेंगे राज्य व्यवस्था के बारे में, देख लेते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 ये चर्चा में क्यों रही। श्रम पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष भर्तृहरि महताब ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 पर अपनी अंतिम रिपोर्ट ईमेल के जरिए लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी है। यह श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित 9 कानूनों की जगह लेगी। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2019 की रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु क्या थे ये देखते हैं।
समिति ने बेरोजगारी बीमा और ग्रेजुटी पाने के लिए लगातार काम करने की अवधि को 5 साल से कम करके 1 साल करने की सिफारिश की है। इसके अलावा संहिता में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को चलाने के लिए उनके वित्त पोषण के स्रोत को भी स्पष्ट करने के लिए कहा है। रिपोर्ट के अनुसार समिति ने श्रम मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह संहिता के साथ रोजगार कार्यालयों रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना अधिनियम 1959 के प्रस्तावित विलय का भी फिर से विचार करे। आखिर में देख लेते हैं कि नागरिक संशोधन कानून है क्या। संशोधित नागरिकता कानून क्या है। राष्ट्रपति द्वारा 12 दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 पर हस्ताक्षर किए गए और उसी दिन से यह कानूनी रूप से प्रभावी हो गया था। इस कानून में 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने पर प्रावधान है। इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलेगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ चुके हैं। इनमें हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई आदि शामिल हैं और लगभग 5 साल बिता चुके हैं भारत में और इनको नागरिकता पाने का अधिकार होगा, हक होगा। पहले क्या था, इसकी जो अवधि थी 11 साल थी। नागरिकता संशोधन कानून त्रिपुरा, मिजोरम, असम और मेघालय के जनजातीय इलाकों में लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो लोग हैं वो हिंदू हैं या दूसरे धर्म के हैं और ये बॉर्डर पार करके कहीं आए तो नहीं है या कुछ आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए तो नहीं है, क्योंकि हमारा त्रिपुरा, मिजोरम, असम वाला जो क्षेत्र है उस तरफ हमारा चाइना भी टच करता है और भी बांग्लादेश, छोटे छोटे जो हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे जो क्षेत्र है वहां पर कंफर्म नहीं हो पा रहा है, इसलिए अभी यहाँ पे जो नागरिक संशोधन जो कानून है अभी वहां पे लागू नहीं किया गया। इसके अलावा जो इलाके बांग्ला ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत इनर लाइन परमिट के दायरे में आते हैं, ये भी इस कानून के दायरे से बाहर रहेंगे। आगे बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना चर्चा में क्यों रही, ये भी देख लेते हैं। PLI योजना के तहत कुल 22 कंपनियों ने अपना आवेदन दिया। मोबाइल फोन इनवॉइस वैल्यू 15,000 और उससे अधिक के खंड के तहत आवेदन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनियां इस प्रकार हैं: सैमसंग, फॉक्सकॉन, हायरॉन, राइजिंग स्टार, विस्टन और पेंटागन। इनमें से 3 कंपनियां अर्थात फॉक्सकॉन, हानियॉन, विस्टन और पेंटागन एप्पल आईफोन के लिए अनुबंध पर विनिर्माता है। एप्पल 37% और सैमसंग 22% मिलकर मोबाइल फोन की वैश्विक बिक्री के राजस्व का लगभग 60% है। इस योजना में देश में उनके विनिर्माण आधार पर कई गुना वृद्धि होने की उम्मीद भी है। मोबाइल फोन घरेलू कंपनियां जैसे कि खंड के तहत भारतीय कंपनियों जिसमें लावा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, भगवती माइक्रोमैक्स, पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सोजो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ऑप्टिमम इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं। इस योजना के तहत आवेदन भी इन्होंने किए। पब्लिक सेक्टर के 3 बैंकों का निजीकरण होना है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। नीति आयोग ने सरकार को सुझाव दिया कि वह पब्लिक सेक्टर के 3 बैंकों का निजीकरण कर दे। ये बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन सुझावों में सभी ग्रामीण बैंकों के मर्जर का भी सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही NBFC को अधिक छूट देने की बात कही गई है। सरकारी नुकसान में चल रही इंडिया पोस्ट को ग्रामीण बैंकों के साथ विलय करने की योजना पर विचार कर रही। इसके बाद एक नया पब्लिक सेक्टर बैंक बनेगा जो नुकसान को मात दे सकेगा। भारत सरकार ने अपने आधे से भी अधिक पब्लिक सेक्टर बैंकों को निजीकरण करने की योजना बना रही है। योजना ये है इनकी संख्या घटकर 5 पर ले आए जाए। इसकी शुरुआत बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक अपने शेयर बेचने से हो सकती है। प्रोजेक्ट कुइपर क्या है, चर्चा में क्यों रहा, ये भी देख लेते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी हम टॉपिक देख रहे हैं। ई वाणिज्य कंपनी अमेजन को प्रोजेक्ट कुइपर के तहत अपना उपग्रह प्रक्षेपित करने के करीब पहुंच गई कंपनी है। कंपनी को सरकार से 3200 से अधिक उपग्रह कक्षा में छोड़ने की अनुमति मिल गई है। यह उपग्रह जो है धरती पर इंटरनेट सेवाओं को बढ़ाने में मदद करेगी। तो अमेजन कंपनी जो है अपने प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए, प्रोजेक्ट का नाम है कुइपर, के तहत 3200 से अधिक उपग्रह जो है वो लॉन्च करने की यहाँ पे सरकार की तरफ से उसको अनुमति मिल गई है।
प्रोजेक्ट कुइपर है क्या? कंपनी के अनुसार घर पर भरोसेमंद इंटरनेट नहीं होने की वजह से लोग अपने ऑफिस का काम या स्कूल की पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अमेजन अपनी योजना प्रोजेक्ट कुइपर के तहत दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएगी। अमेजन की ये पहल $10 अरब खर्च करेगी। इसी के साथ वह रेडमंड वाशिंगटन में एक अनुसंधान केंद्र खोलने जा रही है जहां इन उपग्रहों को विकसित किया जाएगा। यह उपग्रह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। उन इलाकों में भी इंटरनेट पहुंच सकता है जहां इंटरनेट की सुविधा अभी नहीं है। यह अमेजन के लिए एक नया कारोबार भी बन सकता है। वह लोगों और कंपनियों को इंटरनेट सेवा देने की बिक्री करे। सी सिकनेस क्या है, चर्चा में ये क्यों रहा है, ये भी देख लेते हैं। स्पेसएक्स और नासा की 45 वर्ष में पहली बार किसी अंतरिक्ष यात्री को सीधे समुद्र में उतारने की योजना है। स्पेसएक्स और नासा 45 साल में पहली बार अंतरिक्ष यात्री को सीधे समुद्र में उतारने की योजना बना रहा है और ऐसी ही वापसी की तैयारी कर रहे अमेरिका के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने सी सिकनेस से निपटने हेतु सीसिंग बैग तैयार कर लिए हैं। क्या होते हैं सी सिकनेस? सी सिकनेस दरअसल पानी में यात्रा के दौरान मितली, उल्टी, चक्कर आने जैसी समस्याओं को कहते हैं और ऐसी हालत में सीसिंग बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पेसएक्स और नासा की अंतरिक्ष यात्रियों को कंपनी के ड्रैगन कैप्सूल में मैक्सिको की खाड़ी में उतरने की योजना है। अंतरिक्ष यात्री हरले ने कहा कि अगर वह और बैकेन लहरों में बहते हुए बीमार पड़ गए तो संचालक दल के लिए कोई नई बात नहीं होगी। इससे पहले 1970 में स्काईलैब से आने के बाद अंतरिक्ष यात्री भी समुद्र में उतरने के बाद बीमार पड़ गए थे। पर्यावरण और परिस्थिति के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर पराली प्रबंधन के बारे में देखते हैं क्या है, चर्चा में क्यों रहा, ये भी देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सरकारों से पराली जलाने के रोकने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रबंधों के बारे में जानकारी मांगी। भाई आपने क्या काम किया पराली जलाने को रोकने के लिए? शीर्ष अदालतों ने राज्यों से बात करने को कहा कि पिछले साल की पराली जलाए जाने से कितनी घटनाएं और कहां हुई थी, आप बताइए। अदालत ने राज्यों से पूछा कि उन घटनाओं के लिए कितने किसान जिम्मेदार हैं। अदालत ने उक्त जानकारी इसलिए मांगी क्योंकि उन इलाकों में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए पहले से विशेष उपाय किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। अगर आपने किए हैं तो बताइए क्या किया। ये सारी चीजें डिटेल मांगी यहाँ पे। अदालत ने कहा कि यह जानना जरूरी है इसलिए ताकि वह समय नजदीक आ चुका है जब पराली जलाई जाती है। अदालत ने कहा कि हमें ये बताएं कि पराली जलाई जाने की कितनी घटनाएं हुई और इसके लिए कितने किसान जिम्मेदार हैं। पृष्ठभूमि क्या थी इसके लिए? शीर्ष अदालत प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पराली जलाने समेत विभिन्न पहलुओं पर गौर कर रही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्यों को इसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों में आप बताइए। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त तक के लिए तय कर दी थी। पीठ में न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी भी शामिल थे। दोस्तों ये तो हमने देख लिया 4 दिसंबर के दिन क्या प्रमुख जो हमारे जो करंट अफेयर्स के एनालिसिस थे जो न्यूज़पेपर से लिए हमने, उनको हमने देखा, जिसमें हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिस्थिति के बारे में हमने सारी चीज यहाँ पे जानी। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।